ग्रेट डिप्रेशन आज हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्रेट डिप्रेशन होता क्या है और क्या उसके कारण हो सकते हैं। ये जो है ये है नॉर्मल प्राइस, यानी कि सामान्य कीमत। मैं कीमत लिख देता हूं सीधा, है ना। ये हो गया सामान्य कीमत। जब भी जो प्राइस जो है ना, प्राइस जो होता है अगर किसी मार्केट में, ये तो एक नॉर्मल प्राइस है जो लगातार चल रही है। प्राइस जो है अगर इस फॉर्मेट में चलती है, ठीक, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम, बहुत बेसिक है, क्योंकि ये तो इकोनॉमिक्स वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो डिटेल से पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इसमें समझेंगे, ठीक है। एक ये और एक ये, अगर प्राइस लगातार बढ़ती जाती है तो इसे कहते हैं हम मुद्रास्फीति। ठीक, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इन्फ्लेक्शन। ठीक, और यदि मुद्रा लगातार कम होती रहती है तो इसे हम कहते हैं मुद्रा अवस्फीति। जिसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। यदि मुद्रा लगातार नीचे घटती रहे, मान लो ये जो मुद्रा है यहां से लगातार नीचे गिर रही है, यहां तक अगर आती है ना, इस फॉर्मेट में, तो इसे कहेंगे अवसाद यानी डिप्रेशन। और इससे भी लगातार नीचे आ रही है तो इसे हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन यानी कि मंदी। अवसाद और ये हो गया मंदी, यानी कि ये हो गया डिप्रेशन और ये हो गया ग्रेट डिप्रेशन। हमें जीडी से इसको आइडेंटिफाई कर देता हूं। तो कभी भी मार्केट में जब मंदी आती है तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनता है। देखिए, अगर प्राइस लगातार बढ़ती रहेगी तो मुद्रास्फीति आएगी, इन्फ्लेशन कहते हैं इसको। और मुद्रा यदि लगातार नीचे घटती रहेगी, यानी कि प्राइस जो है वो लगातार घटती रहेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मुझे कोई चीज बेचनी है, मान लो मैंने 50 रुपए में वो चीज खरीदी है और लगातार मेरी उसकी कीमत घट रही है और घटते 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 5 तक आ गई है, तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बस वही है डिप्रेशन किसी कंट्री के लिए, है ना। तो ये जब प्राइस लगातार नीचे घटती है और नॉर्मल प्राइस से जब थोड़ा सा नीचे आने लगती है तो इसे कहते हैं मुद्रा अवस्फीति यानी डिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। और नीचे आएगी तो इसे अवसाद यानी कि डिप्रेशन कहेंगे, और नीचे आएंगे तो इसको कहेंगे मंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन इसको कहा जाता है। ठीक, चलिए अब मैं आपको क्या करता हूं कि इसमें ये सेव कर देते हैं यहाँ पे, हम इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से जो है पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है डिप्रेशन का, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। ये ध्यान रखना, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तो इसको बहुत डिटेल से, बहुत ध्यान से, आराम से पढ़ना। क्या दिक्कत हो गई? द पीरियड ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, 1929 की ग्रेट आर्थिक मंदी यानी कि ग्रेट डिप्रेशन, है ना।
ग्रेट डिप्रेशन बिगिन 1929 और कब तक रहती है? ये मिड 1930 तक, यानी कि मध्य 1930 तक, मध्य तक रहती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड। हम ये देखते हैं कि अकस्मात ही, कैटास्ट्रोफिक मतलब अकस्मात ही ये देखने को मिलता है कि यार यहाँ पे प्रोडक्शंस में कमी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है, इनकम में लगातार कमी आ रही है, ट्रेड यानी कि व्यापार में लगातार कमी आ रही है। द मोस्ट इफेक्टेड एरिया फॉर एग्रीकल्चर रीजन्स एंड कम्युनिटीज। जब ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो ये पड़ता है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे, यानी कि कृषि पर। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिविरल फैक्टर्स लीड टू डिप्रेशन। और लगातार इसी के संदर्भ में जो भी चीजें आ रही है वो लगातार गर्त में जा रही है, यानी कि उनकी जो प्राइस है वो लगातार डिप्रेस्ड हो रही है, नीचे जा रही है। द फर्स्ट फैक्टर इज एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए उन्होंने ये बताया है, अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि ओवर प्रोडक्शन, फर्स्ट फैक्टर इज एग्रीकल्चर एंड ओवर प्रोडक्शन। द सेकंड इज द मिड 1920s मेनी कंट्रीज फाइनेंस्ड देयर विड्रॉल ऑफ यूएस लोन इन डिफरेंट वेज। जब पहला तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो लोग हैं उन्होंने, देखिए लगातार युद्ध चल रहा था और 4 साल तक युद्ध चला तो लोगों ने सोचा कि प्रोडक्शन की लगातार मात्राएं बढ़ती रहेगी, लेकिन युद्ध खत्म हो गया। लेकिन वो प्रोडक्शन जो था, जो वीट था, जो राइस था, वो तो सारा प्रोडक्शन बाहर ही रह गया। अब उनकी डिमांड ही नहीं, और डिमांड नहीं तो उनकी कीमतें ज्यादा लगातार कम रही। अब भाई किसी चीज की कीमत है ही नहीं, यानी कि डिमांड किसी की है ही नहीं है, तो वो क्या होगा, लगातार नीचे डाउनफॉल होता जाएगा उसका। यही यहाँ पे होता रहा। और दूसरा क्या क्या कि यूएस से जिन लोगों ने लोन ले रखा था, मैंने आपको बताया था कि यूएस पहले क्या था, ऋण ग्राही था, यानी कि उसको पहले पैसा चाहिए था, लेकिन अब क्या हो गया कि वो ऋण दाता हो गया, यानी कि अब वो पैसा देने लगा अलग अलग कंट्रियों को। तो यही यहाँ पे देखा जाता है कि 1920s के मिड में लगातार क्या होता है कि जो यूएस से जिन लोगों ने लोन ले रखा था वो वापस क्या करते हैं, लोन खींचने की कोशिश करते हैं, है ना। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड is affected by the withdrawal of US loans is different way। अलग अलग तरीके से यूएस से क्या कर रहा है, लोन जो है वो ले रहा है। The US was also similar effect by depression। जब यूएस को इस चीज का अनुमान होता है कि यार यूएस में भी इस तरीके का लगातार नुकसान होता जा रहा है। Unfortunately the US bank system collapsed as thousands of banks went bankrupt and were forced to close। यूएस में अचानक से क्या हो जाता है, हजारों की संख्या में जो बैंक है वो बंद हो जाते हैं, यानी कि बैंक जो है वो करप्ट हो जाते हैं, उनका सिस्टम जो है पूरा खत्म हो जाता है। जो मनी है वो रोटेशन में आ ही नहीं पाती है, बैंकों से पैसा आ ही नहीं पा रहा है, बैंक से वापस पैसा जा ही नहीं पा रहा है, जो प्राइस है वो सभी होल्ड हो गई है। तो ये सभी क्या होता है कि इनको सभी को जो बैंक करप्ट हो जाते हैं उनको फोर्सली वो सारे बंद करने पड़ते हैं। डाउन टॉट ऑफ रीजंस इन मॉडर्न हिस्ट्री इन स्टार्टेड इन द यूएसए। ये जो पहला ऐसा काम है, थोड़ी एक लाइन ऊपर रहिए। द ग्रेट डिप्रेशन इज रेफर्ड टू एज द ग्रेटेस्ट एंड आल्सो द लॉन्ग इकोनॉमिक्स डाउनटर्न ऑफ रीजंस इन मॉडर्न हिस्ट्री। जब मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाता है कि बहुत ही व्यापक रूप से, बहुत ही लंबे तरीके से जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार घट रही है ना। इन इट स्टार्टेड इन द यूएसए। ये जो कार्य शुरू होता है वो यूएसए से शुरू होता है। हम पूरे विश्व में देखते हैं कि एक अलग ही तरीके से जो डिप्रेशन है, जो अवसाद है, जो लगातार प्राइस की कमी हो रही है वो फैलती जा रही है। और वो कहां से शुरू हो रही है, तो यूएसए से शुरू हो रही है। आफ्टर दैट इट हैड अ रिपलिंग इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। धीरे धीरे यूएसए से शुरू होती है और पूरे विश्व में ये फैलती रहती है। It is said that the Great Depression started with the USA stock market crashed in October 1929। ये कब शुरू होता है, तो यूएसए में, यानी कि जो अमेरिका है वहां पर जो स्टॉक मार्केट है, ये है ना स्टॉक मार्केट है, वो अक्टूबर में अचानक क्या हो जाता है, 1929 में कोलैप्स हो जाता है, यानी कि वो गिर जाता है। टू बी प्रीसियस द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड इन अक्टूबर 24। और कब की घटना है ये, अक्टूबर में 24 अक्टूबर 1929 को, 24 अक्टूबर टू 1929 को, विच नाउन इज द अमेरिकन हिस्ट्री एज द ब्लैक थर्सडे। और अमेरिकन इतिहास में ये जब स्टॉक मार्केट यूएसए में बिल्कुल नीचे गिर जाता है धड़ाम से, तो ये क्या हो जाता है, 24 अक्टूबर के दिन को अमेरिका वासी कहते हैं कि ये काला गुरुवार है, यानी कि वो दिन कौन सा था, तो थर्सडे था, और उसको ब्लैक थर्सडे कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी हो गई कि किस तरीके से जो है ये सिनेरियो स्टार्ट हुआ था। हम एक एक फैक्टर के बारे में इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रेट डिप्रेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो
क्या हो जाता है कि पूरे मार्केट में मुद्रा की जो है वो कमी हो जाती है, ठीक, प्राइस ड्रॉप हो जाती है। मैं पहले लिख दूं कि मुद्रा की कमी, एक कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि यार जो लोग बाग हैं, जितने भी क्रय करने वाले लोग हैं, उन सबकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, यानी कि उन सभी लोगों की उन सभी की मांग में जो है वो कमी हो जाए, यानी कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति बाजार में कम हो जाना। उपभोक्ता कंज्यूमर जो होते हैं कि क्रय शक्ति कम हो जाना, ठीक है। तीसरा क्या कारण हो जाता है, कम क्रय शक्ति कम हो जाती है, उनकी जो डिमांड होती है वो लगातार कम हो जाती है। अब जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन की अधिकता, है ना, उत्पादन की क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मार्केट में हो गया। इसके साथ में जो उद्योग होते हैं, है ना, जो इंडस्ट्री होती है, उद्योग लगातार घाटे में, और उद्योग की क्या हो गया, उद्योग की कमी, ठीक है। जो बिजनेस है उसमें लगातार घाटा हो रहा है, और घाटा होने के साथ में ही बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। एक कारण हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेरोजगारी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी की अधिकता, बेरोजगारी की क्या हो गई, अधिकता हो गई। एक कारण इसमें हम और लिख सकते हैं कि लोगों की जो आय होती है, आय में कमी, ठीक। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि मुद्रा की जो है वो कमी हो जाए, उपभोक्ता की क्रय शक्ति में कमी हो जाए, उपभोक्ता की उत्पादन जो है, जो प्रोडक्शन है, वो लगातार कंज्यूमर की क्या है, जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाए, ठीक है। उसके साथ में उत्पादन की अधिकता हो जाए, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया। उसके साथ ही उद्योग की जो है वो कमी हो जाए, यानी कि जो मार्केट है वो लगातार क्या हो जाए, जो बिजनेस है, जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, वो लगातार डाउनफॉल में चला जाए, खत्म होने लग जाए, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी कमी होने लग जाए। देखिए जब इंडस्ट्री बंद होती है तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। तो यही तो कारण है, तो बेरोजगारी की क्या हो जाता है, लगातार अधिकता हो जाती है। साथ में ही जो आय होती है, यानी कि इनकम जो किसी व्यक्ति की होती है, उसमें क्या हो जाए, लगातार कमी हो जाए। भाई पैसा मार्केट में आ ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा है, तो लोग गवर्नमेंट देंगे कैसे उसको। तो ये कारण हो सकते हैं कि ये सारे इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे काम कारण लिख सकते हैं कि भाई कीमतें जो है वो बढ़ गई है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं एक एक तरीके से कि किस तरीके से पूरे विश्व में जो है ये ग्रेट डिप्रेशन फैला है। फर्स्ट, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शंस remained a problem. This was made worse by falling agriculture prices as prices slumped and agriculture incomes declined. Farmers tried to expand productions and bring, देखिए उल्टा सिस्टम कर दिया इन्होंने, bring a larger volume of productions to the market to maintain their overall income. ठीक है, this was the glut in the market, flushing down prices even further from productions roted from a lack of buyers. गलत काम कर दिया इन्होंने। जब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन पहले से बहुत ज्यादा था, तो जो मार्केट में जो प्राइस है वो लगातार कम होती गई। अब ये तो कम होती गई, लेकिन फार्मर्स ने क्या किया, एज अ प्राइस स्लम्प द एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन। भाई उनकी इनकम क्या हो गई, जो फार्मर्स की थी वो लगातार डिक्लाइन हो गई, यानी कि कम हो गई। अब फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शंस एंड ब्रिंग अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस टू मार्केट इन मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम। अब लोगों ने ये सोचा कि हम क्या करें कि प्रोडक्शंस का और प्रोडक्शंस करता जाए, यानी कि हम उत्पादन और ज्यादा करते रहें, जिससे क्या होगा कि हमारी जो इनकम होगी वो चीज सेल होगी, और सेल होगी तो हमारी क्या इनकम वापस बन जाएगी। लेकिन ऐसा था नहीं, ऐसा होता नहीं है। जब तक मार्केट में पहले वाली चीज
चीज खत्म नहीं हो जाती तब तक नई मार्केट में चीज नहीं चलेगी। तो यही यहाँ पे कारण रहा कि भाई जो लोग बाग थे उन्होंने, जो किसान थे, फार्मर थे, उन लोगों ने लगातार प्रोडक्शन बढ़ा दिया और उन्होंने लगातार बढ़ाया तो वो सामान भी उनका ब्रेक हो गया। अब वो ना तो वो पहले वाला बिक रहा है ना अभी वाला बिक रहा है, तो सारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया। और स्टॉक हो गया तो लगातार प्राइस वापस क्या हो गया, गिर गई। भाई जितनी सामान ज्यादा होगा उसकी प्राइस उतनी कम होगी और जितना शॉर्टेज होगा उसकी प्राइस उतनी ज्यादा होगी। तो ये क्या हो गया, बायर्स जो है, बायर्स है, उनको मिले ही नहीं और न मिलने के साथ में ही उनका जो सारा उत्पादन था वो सारा वेस्ट हो गया, खत्म हो गया। तो ये एक बड़ा कारण माना जाता है ग्रेट डिप्रेशन में, ठीक है। और ये कारण भी क्या है, यदि ये ब्रिटेन की ही करामत है। अगर ब्रिटेन इस तरीके से काम नहीं करता ना, भाई वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता, वो अपना टेरिटरी नहीं बनाना चाहता, तो ना कभी ये इस तरीके ग्रेट डिप्रेशन आता। जो विश्व पूरा आज 1929 में जो उस समय स्थितियां देख रहा था वो ब्रिटेन का ही कारण था, क्योंकि ब्रिटेन ही जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था मेनली, और बाकी तो सारे साथ में लेके भाई वो कूद रहा है तो दूसरों को भी साथ में लेके कूदेगा। तो यहाँ पे एक कारण ये माना जाता है। अब सेकंड हम देखते हैं, इन द मिड 1920s मेनी कंट्रीज फाइनेंसेस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू बेलोन फ्रॉम द यूएस। बहुत सारी कंट्रीज ने, मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से 1920s के पहले जो कंट्री है दूसरी, उन्होंने यूएस से बहुत बड़ा लोन लिया, यानी कि लगातार लोन ले रहे थे। While it was often extremely easy to raise loan in the US when the going was good, US overseas lenders panicked at the first sign of trouble. In the first half of 1928, जब यूएस ने ये देखा कि इस तरीके की संभावनाएं आने वाली है, तो उसने 1928 के मध्य में ही यूएस ओवरएज लोन्स अमाउंट टू ओवर $1 बिलियन ईयर लेटर इज 1 क्वार्टर। अब देखिए क्या हो जाता है कि यूएस ने उस समय पर जो लोन दाता था वो $1 बिलियन का था, $1 बिलियन का था। तो उसके ही बीच में ये क्या हो गया कि एक ही साल में ईयर लेटर इट वाज 1 क्वार्टर ऑफ दैट अमाउंट, जो ये इसका 1 बिलियन का है, इसी का 1/4 भाग हो गया, यानी कि इतना गिर गया, 1/4 हिस्से पे इसका लोन आ गया, इतना उसमें पैसों की कमी हो गई थी। कंट्रीज दैट डिपेंड सर्कुलरली ऑन यूएस लोन्स नाउ फेस्ड एन एक्चुएट क्राइसिस। जब यूएस ने देखा कि जो पैसा है 1 बिलियन से उसका 1/4 हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूएस में भारी क्राइसिस आने वाला है, और भारी क्राइसिस आने के साथ में ही यूएस जो है लगातार ग्रेट डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन और डिप्रेशन के बाद में ग्रेट डिप्रेशन में जा रहा है। तो ये दो कारण रहे थे कि वो लगातार लोन देता है, और लगातार दो लोन देने के बाद में जब पैसा सर्कल में नहीं चल पाता है इसके कारण, तो ये क्या करता है कि पैसा नहीं चल रहा है, तो ये ऑब्जर्व करता है कि ये एक बड़ा कारण हो सकता है लोन देना और लोन से वापस पैसा न आ पाना, ठीक है। तो दो कारण यहाँ पे हमने देखे। ये बिलियंस लॉस ऑफ द स्टॉक, न्यू स्टॉक क्रैश, ये मैंने अभी जो आपको पढ़ाया था उसका एक ओरिजिनल फोटो है, किसी न्यूज़पेपर में छपा था। द विड्रॉज ऑफ यूएस लोन्स, जब यूएस ने ऐसा सोचा कि भाई ये जो पैसा है लगातार मैं दे रहा हूं उसका 1/4 ही अब रह गया है, तो मुझे ये सारा पैसा वापस क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा किसी भी तरीके से, है ना, उन लोगों से। यूएस इफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इन डिफरेंट वेज। अब यूएस ने सोचा कि बहुत अलग अलग तरीके से मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस जमा करना पड़ेगा। इन यूरोप इट लीड टू द failure of some major banks and the collapse of currencies such as the Britain pound sterling। अब जो ब्रिटेन के पाउंड था वो भी इस चीज से न बच पाया, और जब यूएस ने वापस अपना लोन वगैरह सारा मंगा लिया या सारा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बैंक वहां पे करप्ट होने लग गए, जो मुद्रा थी वो वहां पे लगातार गिरने लग गई, तो जो जितनी भी दूसरी कंट्रीज की मुद्रा थी उनकी भी रेटें गिरने लग गई, यानी कि वो भी जो थे धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जा रहे थे। इन लैटिन अमेरिका एंड एल्सवेयर इज इंटेंसिफाइड द स्लम्प इन एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस। जब ये लैटिन अमेरिका में देखा गया कि एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल में और दूसरे भी सभी रॉ मटेरियल में जो प्राइसेस लगातार गिरती जा रही है, द यूएस अटेम्प्ट द प्रोटेक्ट इट इकोनॉमी इन द डिप्रेशन बाय doubling import duties, also dealt another severe blow to world trade। इसके साथ में ही जब यूएस को ये लगा कि इसका रॉ मटेरियल, इसका एग्रीकल्चर, इसके जो कंट्री है उसमें पैसा लगातार कम हो रहा है, तो यूएस ने क्या कर दिया कि जो इंपोर्ट टैक्स था, यानी कि कोई भी जो चीजें बाहर से आ रही है उस पे जो पैसा है वो लगा डबल कर दिया। यानी कि आपके पास जो भी अगर 10% टैक्स वहां पे इंपोर्ट लग रहा है, तो यूएस ने अब क्या कर दिया,
20% यहाँ पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 10% लग रहा है तो यूएस ने वहां पे बढ़ा दिया और 20% कर दिया। 20% लग रहा है तो वहां पे क्या कर दिया, 40% वहां पे कर दिया, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटीज जो थी वो लगातार बढ़ गई। अब देखो क्या सिचुएशन होती है, ये और उल्टा काम हो गया। एक तो क्या किया कि भाई जो एग्रीकल्चर फार्मर्स थे उन्होंने और प्रोडक्शन कर दिया जिससे उनका प्रोडक्शन और स्टॉप हो गया। दूसरा यूएस ने लगातार क्या कर दिया कि भाई इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया। तो अब पहले से तो महंगाई है ही, लेकिन अब जो चीजें बाहर से आ रही है उनकी प्राइसेस और लगातार बढ़ गई, यानी कि उनकी प्राइसेस अब जस्ट डबल हो गई या ट्रिपल हो गई थी। तो ये एक बड़ा कारण जो लगातार गलत कदम उठ रहे थे वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द यूएस वॉज ऑल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सिवियरली इफेक्टेड बाय द डिप्रेशन, क्योंकि जो यूएस था वो उद्योगों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे था और जो वहां पर बहुत अधिक थे। विद द फॉल इन प्राइसेस एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द डिप्रेशन, यूएस बैंक्स हैज आल्सो स्लैश्ड डोमेस्टिक लीडिंग एंड कॉल्ड बैंक लोन्स। और इसके साथ में ही जो जब यूएस को ये पता चलता है कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में बहुत सारे उद्योग जो है वो बंद हो जाएंगे, तो उसने इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी उन्होंने लोकल लोन दे रखे थे या जिन भी लोगों को लोन दे रखे थे वो लोन वापस मंगाना इन्होंने शुरू कर दिया था। फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट क्योंकि हाउस होल्ड्स वेर रेंट एंड बिजनेसेस कोलैप्स्ड। वो लोन उसको यूएस को वापस नहीं मिल पाए। देखिए यूएस का बैंक जो लोन दिया है वो लोन अब वापस मंगा रहा है, लेकिन जो जिन लोगों ने लोन लिया है बैंक से वो अब वापस लोन नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पूरी कंट्री में मंदी थी, और मंदी का क्या मतलब है कि पूरे मार्केट में पैसा नहीं है, तो वो लोग कहां से लाएंगे? ना उनके घर बिक पा रहे हैं, ना उनके कोई हाउस होल्ड बिक पा रहे हैं, ना उनके फार्म्स बिक पा रहे हैं। जो बिजनेस था वो लगातार कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया था, तो अब बेचारे वो लाएंगे कहां से? तो ये एक और जो कदम था यूएस का वो फेल होता नजर आता है यहाँ पे। यूएस ऑल्सो कुड नॉट रीपे व्हाट दे हैड बोरोड। वो यूएस वापिस उसको कलेक्ट नहीं कर पाता है जो कि वो उसको मांग रखता है, एंड वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर होम्स, कार्स एंड अदर कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स। और इसके साथ में ही वो उनको जबरदस्ती दबाव बनाता है कि आपकी जो सारी चीजें हैं वो बेचो और लेके आओ, कहीं से भी करो लेकिन ये लेके आओ। द कंजरेस्ट prosperity of the 1920s now depressed in a puff of dust। और इसके साथ में ही जो लोग थे, जो बिजनेस थे, वो मानो किस तरीके से पुफ ऑफ डस्ट की तरह, यानी कि धूल या रेत की तरह उड़ने लग गए, यानी कि खत्म होने लग गए थे, बिल्कुल साफ होने लग गए थे। एज अनएम्प्लॉयमेंट शोर्ड, इसके साथ में ही जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ती रहती है। पीपल ट्रक्ड लॉन्ग डिस्टेंस लुकिंग फॉर एनी वर्क दैट कुड फाइंड। लोग लगातार ये देखते हैं कि किसी भी तरीके का काम मिले, लेकिन हमें काम चाहिए, और इसके लिए वो लगातार लंबी दूरियां तय करना शुरू करते हैं। अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड। और इसके साथ में ही हम देखते हैं कि यूएस का बैंकिंग सिस्टम जो है अब क्या हो गया, सत्यानाश, यानी कि खत्म हो गया। ये इसके परिणाम रहे थे। यूएस बैंक लगातार अपना पैसा मांग रहा है, लेकिन लोग बाग न तो अपने कार बेच पा रहे हैं, न अपने घर बेच पा रहे हैं, काम के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, यूएस बैंक जो है वो करप्ट हो गया, इसका ये परिणाम था। अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, वो यूएस बैंक किसी भी तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट वापस रिकवर नहीं कर पाया। कलेक्ट लोन्स एंड रीपे डिपॉजिटर, थाउजेंड ऑफ बैंक्स वेंट बैंक करप्ट एंड वर फोर्स्ड टू क्लोज। हजारों की संख्या में जो यूएस के बैंक्स थे वो खत्म होने की कगार पे आ गए थे और उनको जबरदस्ती उनको बंद करना पड़ा। द नंबर एंड फेनोमेनियल बाय 1933 ओवर। हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 1933 में 4000 बैंक थे जो क्लोज हुए थे, और उसके साथ में ही 1932 में ये 1933 तक 4000 ऐसे बैंक थे, 4000 ऐसे बैंक थे जो बंद हो चुके थे यूएसए में। और 1920 के कारण 1920 एंड 1932 अबाउट 11,000 यानी कि 11,000 के आसपास जो उद्योग थे वो बंद हो चुके थे, यानी कि खत्म हो चुके थे। 11,000 नहीं, 1,10,000 है ना, 1,10,000 जो है वो कंपनीज क्या हो गई, बंद हो चुकी थी, यानी खत्म हो चुकी थी। तो ये इसके कुछ परिणाम रहे थे जो बिल्कुल ही
जो बैंक सिस्टम था यूएसए का वो खत्म हो चुका था और किसी भी तरीके से उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा। तो इन 4 कारणों से हम समझ सकते हैं कि जो यूएस है उसने किस तरीके की प्लानिंग की और प्लानिंग उसकी किस तरीके से फेल होती नजर आई। फर्स्ट हमने एग्रीकल्चर में देखा, सेकंड हमने देखा कि यूएस में किस तरीके से सिनेरियो क्रिएट होता है और जो लोन देता है उसमें किस तरीके से 1/4 जो है कमी आने लग जाती है भाग, और उसके साथ में ही लोग बाग जो है वो लगातार ये पैसे मांगते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, और उसके साथ में बैंक जो है करप्ट हो जाते हैं और लगातार 4,000 की संख्या तक बैंक जो है बंद हो जाते हैं और 1,10,000 1,10,000 के आसपास कंपनी जो है वो बंद हो जाती है इसके कारण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इंडिया पर इसका कोई इफेक्ट पड़ा, और इफेक्ट पड़ा इंडिया पर तो क्या पड़ा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि उस समय इंडिया जो है वो कॉलोनियल पावर था। किसका कॉलोनियल पावर था? तो वो ब्रिटेन का कॉलोनियल पावर था। तो बेसिकली देखिए हमने पढ़ा कि पाउंड पर, क्योंकि वहां पे जो ब्रिटेन की जो करेंसी थी उस पर इफेक्ट पड़ा, तो इसका मतलब उस समय इनडायरेक्टली हम ब्रिटेन कह सकते हैं इंडिया को, क्योंकि वो उसके अंडर में था। 1947 के बाद में इंडिया फ्री हुआ है, तो उस समय पर अगर ब्रिटेन पे कोई प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब इंडिया पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, और इंडिया की तो देखिए बहुत बुरी कंडीशन कर दी थी, है ना, हमने होम चार्जेस भी देखे थे वगैरह वगैरह, तो ये सारी थे। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, अब हम पढ़ते हैं। India thread is immediately affected by the depressions। जो इंडिया है जैसे ही डिप्रेशंस का काल शुरू हुआ तभी इंडिया इसके प्रभाव में आना शुरू हो गया था। The prices of agriculture fell sharply, but still the colonial government refused to reduce revenue demands। जब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में ये लगातार जो है इसकी कमी आ रही है, प्राइसेस कमी आ रही है, लेकिन इन सबको दूर रखते हुए जो कॉलोनियल पावर वाले लोग थे यानी कि ब्रिटिश जो लोग थे वो सब भी क्या कर रहे हैं, अपना जो सिस्टम खराब हुआ है ब्रिटेन में या भारत में उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, रेवेन्यू अपना इकट्ठा लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों का ये था भले ही दुनिया में कुछ भी हो हमें भारत से पैसा लेना है और अपनी जेब में रखना है। इन दोज डिप्रेशंस ईयर, इस डिप्रेशंस के काल में इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीसियस मेटल्स, notably gold। Rural India was thus sitting with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the depression in 1931। हम ये देखते हैं कि इस समय पर लगातार जो भारत से जो सोना है, ठीक है, दादा भाई नेहरू ने पहली बार बताया था कि यहाँ से भारत से लगातार सोना जा रहा है उनकी बुक में, तो ये उन्होंने रिसर्च की थी क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट भी थे साथ साथ में, फ्रीडम फाइटर के साथ में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पैसा है वो लगातार जा रहा है, ठीक है। अब पैसे के साथ में हम मान सकते हैं कि गोल्ड लगातार भारत से बाहर जा रहा है, और जो रूरल इंडिया है इसमें इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ में ही जो महात्मा गांधी है उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1931 में इसके खिलाफ चालू कर दिया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से जो गोल्ड है भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए, भारत का सोना जो है वो भारत के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये ग्रेट डिप्रेशंस का इंडिया पर एक छोटा सा प्रभाव था। अब इसके पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे डिप्रेशंस भारत में देखा गया। यस, द ग्रेट डिप्रेशन हैड अ सिवियर impact on Indian economy as well। It affected the economist, socialist and lives of people। हम ये देखते हैं कि इसके साथ साथ ही जो ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था विश्व में, इसके साथ साथ ही पूरे भारत में इसका इफेक्ट देखा जाता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो चाहे सामाजिकता में हो, इस सभी जगहों पर ये ग्रेट डिप्रेशन देखा जाता है। फर्स्ट, द ग्रेट डिप्रेशन हैड एन इम्प्लीमेंट इफेक्ट ऑन इंडियन ट्रेड। सबसे ज्यादा जो ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट देखा गया वो भारत के व्यापार पर देखा गया था। सेकंड, इन द 19th century colonial India was the import of manufactured goods and export agriculture goods। हम ये देखते हैं कि 19th century में जो भारत कॉलोनी था वो मैन्युफैक्चर जो चीजें थी सारी वो यहाँ से बाहर भेजी जाती थी, और एग्रीकल्चर जितनी भी चीजें थी वो सभी भारत मंगाई जाती थी। प्राइजेस इन इंडिया ऑल्सो क्रेज्ड। जो प्राइस थी इन चीजों की, एग्रीकल्चर की या जो भी मैन्युफैक्चर चीजों की थी वो सभी लगातार खत्म होती जाती है। और इसके साथ में एज द इंटरनेशनल प्राइजेस प्लग्ड, और इसके साथ में ही जो विदेशों में सामान था
उसकी भी प्राइसेस लगातार बढ़ती जाती है। बिटवीन 1928 हमें देखते हैं कि 1928 और 1934 के बीच में व्हीट प्राइस इन इंडिया फेल बाय 50%। जो इंडिया में जो प्राइस थी किसकी, व्हीट की यानी कि गेहूं की, वो 50% तक क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक, बिटवीन 1928-1934 द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया रिड्यूस्ड बाय हाफ। जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, एक्सपोर्ट अगर बंद हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कंट्री जो है वो लगातार क्या हो रही है, घाटे में जा रही है। तो इसका मतलब जो 1928 से 1934 तक इंडिया में जो जितनी भी चीजें इंपोर्ट की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, वो हाफ हो गई, यानी कि आधी हो गई। न चीजें भारत आ रही है और ना ही चीजें क्या हो रही है, भारत से बाहर जा रही है। मोर देन द अर्बन डेवलपर्स इन वाज द फार्मर्स एंड पीजेंट्स हु सफर्ड द मोस्ट। इसके साथ में ही बहुत संख्या में लोग जो है वो चाहे शहरी लोग हो या चाहे ग्रामीण लोग हैं, इस सभी चीज से सफर्ड कर रहे थे, यानी कि इस सभी चीजों से जूझ रहे थे। द कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू रिड्यूस देयर रेवेन्यू डिमांड्स डिपेंड मैसिव रिडक्शंस इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। लेकिन जो ब्रिटेन कॉलोनियल ब्रिटेन गवर्नमेंट जो थी, उसने किसी भी तरीके से ये नहीं समझा कि उनके जो टैक्स है, उनकी जो डिमांड है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए या कम किया जाए। ऐसा कुछ भी उन्होंने काम नहीं किया था और मैसिव रूप में यानी कि व्यापक रूप में जो एग्रीकल्चर है उसको करना शुरू किया था। द वर्स्ट हिट इन इंडिया ड्यू द ग्रेट डिप्रेशन वाज द पीजेंट्स हु वर प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट। जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा इंडिया में किसी पर, तो वो था एक कृषक, एक फार्मर, जो कि अपना इंटरनेशनल मार्केट में जो चीजें सेल किया करता था, चाहे वो हो किसी रेशम सिल्क की कोई दरी हो, कोई भी जाजम हो, या चाहे वो किसी गेहूं हो। तो ये कोई भी चीज हो, जो फार्मर डायरेक्टली क्या था, इससे इफेक्टेड था। और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, तो फार्मर को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया। आई होप कि शायद ये 18 हाफ आवर की कुछ सिर्फ ग्रेट डिप्रेशन पे क्लास थी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और सभी एग्जामों में के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये ग्रेट डिप्रेशन था और यूएस से ये फैलता है। यूएस स्टॉक मार्केट जो गिरता है उससे ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट रहता है। यूएस मार्केट उस समय बहुत ही ज्यादा गिर चुका था। इसके साथ में ही जो दूसरे देशों के बैंक्स थे वो भी खत्म हो चुके थे। तो ये बड़ा कारण था ग्रेट डिप्रेशन का, जिसका इफेक्ट पूरे ही विश्व में देखा जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे।